हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण में उपसर्ग तथा प्रत्यय को पढ़ेंगे। देखिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय ये शब्द निर्माण के अंतर्गत आते हैं। इनसे हम शब्द निर्मित करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं उपसर्ग से और कैसे प्रत्यय से ये शब्द बनता है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में उपसर्ग प्रत्यय में ये जानेंगे। देखिए, उपसर्ग ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ले आ देते हैं, तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय भी शब्दांश ही होते हैं, परंतु ये मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उन शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो दोनों जो है वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, विशेषता ले आते हैं और दोनों से नए शब्द निर्मित किए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको। देखिए, उपसर्ग, पहले उपसर्ग को जानेंगे हम लोग। इसमें कह रहे हैं पढ़िए और समझिए। आज अध्यापिका ने कक्षा में 3 बातें सिखाई। किसी का अपमान मत करो, मेहनत करने से हर काम संभव होता है, दूसरों के अवगुण नहीं बल्कि गुणों को अपनाओ। देखिए, इसमें जो रेड दिया हुआ है, जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं रेड, किसी का अपमान मत करो में अपमान शब्द है। मेहनत करने से हर काम संभव होता है, संभव शब्द इसमें है। और दूसरों के अवगुण नहीं बल्कि गुणों को अपनाओ, इसमें अवगुण। तो इन वाक्यों में रंगीन शब्द मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर बने हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनको हम शब्दांश कहते हैं, शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द जो है वो हमेशा सार्थक होता है, यानी अर्थ के साथ होता है और अपने आप में एक अर्थ लिए हुए होता है, तभी वह शब्द है, नहीं तो शब्द वह नहीं कहलाएगा। तो हर शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। कह रहा है ये शब्दांश मूल शब्दों के पहले जुड़कर जोड़े गए हैं। इनके जोड़ने से शब्दों में परिवर्तन आ गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर जुड़े हैं शब्द जो है अप और सम और अव, ये किस में जुड़े हैं? मान, भव, गुण। देखिए, मान सम्मान, भव मतलब होना, और गुण तो भाई गुण से अच्छाई, बुराई, भलाई कि व्यक्ति कैसा है, उसमें क्या क्या गुण हैं, उसका स्वभाव कैसा है, तो इसका अर्थ है। लेकिन अप, सम, अव ये उपसर्ग है, इनको हम शब्द नहीं कहेंगे, शब्दांश कहेंगे। तो ये शब्दांश ही मूल शब्द मान, भव और गुण में जुड़ करके, जैसे अपमान हो गया है, मान में अप जुड़ा है, अपमान, सम धन भव, संभव, अवधन गुण, अवगुण। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
अब देखिए हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं हिंदी में? तो वे 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला जिसमें संस्कृत के उपसर्ग हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के जो अव्यय पद हैं, और पांचवा आपके है अंग्रेजी के अव्यय। तो अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग, यानी ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा का जो जन्म है वह संस्कृत भाषा से हुआ है, और संस्कृत से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, और उसी रूप में बिना परिवर्तित किए कुछ तो परिवर्तित करके उनका हम प्रयोग करते हैं, परिवर्तित रूप प्रयोग होता है, और कुछ जो है ठीक अपने उसी अवस्था में ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के वे उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे देखें अ उपसर्ग का अर्थ जो है वह नहीं और अभाव से है, और सब देखिए इसमें चर में अ उपसर्ग जुड़ करके अचर हुआ है, मर में अ उपसर्ग जुड़ के अमर हुआ है, और जर में अ उपसर्ग जुड़ा है तो अजर हुआ है, और धर्म में अ उपसर्ग जुड़ा है तो अधर्म हुआ है। अगर इसमें कहता है कि इंद्रिय शब्दों में आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें, तो उपसर्ग इन सभी में अ है, और चर मर जर धर्म ये जो है आपका मूल शब्द है। अन का अर्थ है नहीं, यानी अभाव से है। अनादर, अनावश्यक, अनर्थ, ये सब शब्द बने हैं। आदर में अन जुड़ा है, अनादर हुआ है, आवश्यक में अन जुड़ा है, अनावश्यक हो गया है, और अर्थ में अ जुड़ा है तो अनर्थ हो गया है। अन जुड़ा है तो अनर्थ हो गया है। अब अति है, अति का अर्थ है अधिक। शब्द बना है क्या? अतिकाल, अतिरिक्त, अतिरेक, अतिशय। शय, रेक, अतिरिक्त यानी रिक्त, और काल, काल रिक्त रेक और शय, इसमें मूल शब्द हैं, उसमें जुड़कर ये बने हुए हैं शब्द। अधि, अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकृत, अधिनायक, अधिपति। उसके बाद देखें पीछे समान, तो इसका अर्थ है उपसर्ग का अनुक्रम, अनुज, अनुकरण। शब्द बने हुए हैं, ये अनु है तो यहाँ क्रम हो जाएगा आपका मूल शब्द। फिर जो है अनुज है, ज में ज का अर्थ जन्मना होता है या जन्म लेने वाला, और यहाँ पर करण में अनु शब्द जुड़ा है तो अनुकरण करना यानी कॉपी करना, नकल करना। आगे देखते हैं इसमें और भी उपसर्ग और अर्थ दिया हुआ है सहित शब्द रूप, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, लर्न कर लें। ये अलग अलग हर भाषा के जो है उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो दिया हुआ है। तो कुछ यहाँ पर हिंदी की उपसर्ग जो है दिए हुए हैं। अध, अध का अर्थ है आधा, आधा यानी अधखिला, अधमरा, अधपका, यानी खिला मरा पका में ये अध जुड़ करके अधखिला, अधमरा, अधपका शब्द बने हैं। अन का अर्थ है नहीं, अभाव, यानी अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनचाहा। उन, तो कम, उनका अर्थ है कम, आप 19, 29, 39, 49, 59, तो उनका अर्थ है एक कम। कु, उपसर्ग है तो बुरा के अर्थ में इसको लेते हैं। लोग कहते हैं कि उसका पुत्र ठीक नहीं है तो कुपुत्र है,
विचार अच्छे नहीं हैं, सुविचार नहीं है, क्या है कुविचार यानी बुरे विचार, कुमार्ग बुरे मार्ग, कुख्यात कुख्यात यानी बुरी ख्याति जो है, जो कु का अर्थ जो है बुरा से है। चौ का अर्थ चार यानी चौराहा, चौमासा, चौपाया। उसके बाद दू का अर्थ बुरा है, दुबला, दुस्साहस, दुस्साध्य। फिर है नी का अर्थ है बिना, रहित, निकम्मा, निडर, निठल्ला। उसके बाद बिना, रहित। शब्द हैं बिन कहे, बिन मांगे, बिन बताए, बिन सोचे, और भी तमाम शब्द हैं। भर, यहाँ पर अर्थ आप लोग समझें और शब्द बनाना सीखें। भर का अर्थ पूरा या ठीक, यानी भरपेट, भरमार, भरपूर। स मतलब सहित, अच्छा, सरस, सपूत, सपरिवार। इसके बाद और भी उपसर्ग दिए हुए हैं हिंदी के, और आगे आपके उर्दू फारसी के ये उपसर्ग हैं। बे का अर्थ है बिना, यानी बेचैन, बेकसूर, बेईमान, बेचारा। उसके बाद बा है, बा मतलब सहित। बा का अर्थ है सहित, यानी बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत, यानी इज्जत सहित, अदब सहित। बद का अर्थ है बुरा, यानी बदतमीज़, बदमिजाज, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। किस्मत कम है यानी थोड़ा या हीन, कमज़ोर, कमअक्ल, कमुम्र। खुश का अर्थ है अच्छा या खुशनसीब, खुशकिस्मत और खुशदिल। चौथा देखिए, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय जो पद हैं। अंतर उपसर्ग है, अर्थ है भीतरी। शब्द देखिए अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्देशीय। अतः मतलब भीतरी, यानी अंतःकरण, अंतःपुर, अंतरात्मा। अधः का अर्थ है नीचे, अधोगति, अधोलिखित, अधोपतन। के बाद चिर है, बने बहुत देर, बहुत और देर, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु, चिरस्थायी। उसके बाद पूरा मतलब पहला या पुराना, पुरातत्व, पुरातन, पुरावस्तु। बहि यानी बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार। सत का अर्थ सच्चा, सत्कर्म यानी सज्जन, सत्संग, सद्धर्म। साथ, सहपाठी, सहयोगी, ये सब शब्द बने हैं। देखिए यहाँ पर सहपाठी में, पाठी में सह जुड़ा है, योगी में सह जुड़ा है, कर्मी मूल शब्द होगा और मत मूल शब्द होगा, जिसमें सह जुड़ करके सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, सहमत शब्द बने हैं। फिर है पुनः का अर्थ है फिर, यानी पुनर्जन्म, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। चीफ का अर्थ है मुख्य या प्रधान, यानी चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। असिस्टेंट यानी सहायक, तो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। जनरल मतलब प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद सब है यानी नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब जज। हेड का अर्थ प्रमुख या मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कैशियर। उसके बाद हाफ का अर्थ है आधा, यानी हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ प्लेट। देखिए किसी शब्द में
एक ही शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग होता है। से उपसर्ग देखें, शब्द देखें और शब्द रूप, यानी रक्षित शब्द है। रक्षित में अ धन सु यानी ये दोनों उपसर्ग हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर असुरक्षित होगा, जब जुड़ेंगे ये उपसर्ग मूल शब्द रक्षित में तो असुरक्षित हो जाएगा। फिर यंत्रित में अ धन नि जुड़ेंगे तो अनियंत्रित हो जाएगा। फिर निर्धन आ करण में जुड़ेंगे तो निराकरण हो जाएगा। यानी ये दो दो उपसर्ग वाले शब्द हैं। अब आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आगे के इसके भाग को यानी प्रत्यय को लेकर के हम अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।